हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का पढ़ रहे पे स्वागत है। तो कैसे हो भाई आप सभी बच्चे, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? सब अच्छे हो? तो आप सभी को सबसे पहले गुड इवनिंग। एंड हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। एंड केमिकल बॉन्डिंग की 9 क्लासेस हो चुकी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी, ओवरलैपिंग, है ना, एंड वेसापर थ्योरी, उसके बाद आपका आयोनिक बॉन्ड, ये सब हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज। एंड टॉपिक का नाम है एमओटी। एमओटी, आज हम एमओटी डिस्कस करेंगे। देखिए, एमओटी को 2 तरीके से पढ़ाता हूं मैं। एक या लगभग 1.5 क्लासेस सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगी, थ्योरी चलेगी। आपको लगेगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करेगी। लेकिन अगर आपको ये 1.5 आवर की जो क्लासेस होंगी, अगर ये नहीं भी समझ में आती तो भी आपका एमओटी का क्वेश्चन रुकेगा नहीं। क्यों? एक तो मैं भाई लेक्चर लूंगा थ्योरेटिकल, जो कि लगभग आप मान के चलिए लगभग 2 क्लासेस के आसपास थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। उसके अलावा हाफ एन आवर की जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको और एजुकेटर्स नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, एंड वो है आपका ट्रिक्स फॉर एमओटी, कि आप कैसे एमओटी का हर क्वेश्चन विदाउट एमओ डायग्राम, विदाउट थ्योरेटिकल नॉलेज सॉल्व कर पाएंगे। तो ये लगभग 30 मिनट की कहानी है, लेकिन देखिए ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ठीक करें वो तो चलो ठीक है, वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा हमारा टारगेट थ्योरी को समझना भी होना चाहिए, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हों। ठीक है, एमओटी अगर आप कहोगे जो केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमओटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एमओटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या कहलाएगी? दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? और भाई एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपको मौका मिल जाए हायर केमिस्ट्री पढ़ने का, बीएससी एमएससी, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। आप एमएससी भी कर जाएंगे लेकिन उसके बाद भी एमओटी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। तो इसलिए कह रहा हूं इसको यहीं पे निपटा दो, यहीं पे इसका सफाया कर दो कि एमओटी हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ठीक है ना, नहीं तो परेशान करेगी ये फिर बाद में भी आपको। तो एमओटी की फुल फॉर्म होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसी को हम एमओटी बोलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो क्या क्या इसके, देखिए कोई भी जब थ्योरी बनती है तो इससे पहले कोई ना कोई थ्योरी जो है वो फेल हुई होगी, है ना। इससे पहले कोई ना कोई थ्योरी जो है वो फेल हुई होगी, जब भी तो हमें नई थ्योरी बनाने की जरूरत पड़ी है ना। तो एमओटी आज हम डिस्कस करेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हेलो सपना, आर्यन, गौरव, कोमल, निशु, अमन, आरजू एंड विकी। इसके अलावा जो मैं देख पा रहा हूँ आज इम्तियाज क्लास में नहीं है, मनीष क्लास में नहीं है, 2 बच्चे नोट हो गए हैं। ठीक है ना, मैं नाम लिख लेता हूँ भाई साथ के साथ में। आज मैं इनसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप क्लास में हैं तो भाई फटाफट से कमेंट कर दें। एक तो मुझे इम्तियाज नाम के स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं आज, मनीष क्लास में नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूर्णिमा क्लास में नहीं है, पूर्णिमा क्लास में नहीं है, उसके अलावा शीतल भी क्लास में नहीं है। अभी तक जो कमेंट्स आए हैं मैं देख पा रहा हूँ। एंड उसके अलावा और कौन रह गया भाई? मुझे जो ज़्यादातर बच्चे हैं, वंदना तो आती ही नहीं है लाइव क्लास में, तो मैं डिस्कस करूँगा, वंदना से भी बात करूँगा कि वाई नॉट वंदना कमिंग, क्यों नहीं आती है भाई, है ना। उसके अलावा और कौन है भाई? कोई है इसके अलावा? तो मेरे हिसाब से तो यही है भाई। ठीक है, होगा तो भाई मैं भूल गया किसी का 1-2 का नाम, कोई बात नहीं, चलो इन सभी से डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्यों हम एमओटी पढ़ें, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़ें? तो सबसे पहले देखिए वीबीटी क्या कहती थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्योंकि पहले तो हम ड्रॉबैक्स वीबीटी के पढ़ेंगे ना। एमओटी को अगर आप समझना चाह रहे हो तो पहले वीबीटी के ड्रॉबैक देखो कि वीबीटी के क्या क्या ड्रॉबैक थे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर आप बात करेंगे, अकॉर्डिंग, मनीष आए हुए हैं। मनीष कल भी आप क्लास में मतलब एक्टिव नहीं थे, तो क्या रीजन है कि एक्टिव क्यों नहीं हो आप क्लास में? कल क्लास के दौरान आप जवाब नहीं दे रहे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी एटम डज नॉट लूज इट्स एग्जिस्टेंस
इट्स एग्जिस्टेंस, वो अपनी एग्जिस्टेंस का लॉस नहीं करते हैं, है ना, एटम जब भी वो मॉलिक्यूल बनाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब भी मॉलिक्यूल, वीबीटी ये बात कहती है भाई जो एटम है ना वो वैसे के वैसे रहते हैं, सिर्फ शेयरिंग वेयरिंग करते हैं, उनकी आइडेंटिटी वैसे की वैसी होती है। सर मैं अभी क्लास नहीं लगा पाऊंगी, सॉरी कुछ इमरजेंसी हो गई, कोई बात नहीं कोमल, जाइए आप, ऐसे तो ठीक है यार, बता के जाना तो ठीक है। अब बट अकॉर्डिंग टू एमओटी, अगर आप एमओटी की बात करोगे, बट अकॉर्डिंग टू एमओटी, अगर आप एमओटी की बात करेंगे तो एमओटी ये कहती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो वहां पे एटम अपनी एग्जिस्टेंस का लूज कर देंगे, एग्जिस्टेंस लॉस हो जाएगा एग्जिस्टेंस का, है ना। गुड इवनिंग शीतल, गुड इवनिंग। चलिए भाई शीतल का नाम मैं काट देता हूं और लगातार जो बच्चा कमेंट करेगा ना उसी का फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू एमओटी एटम लूज their existence during the formation of bond, ठीक है, during the formation of molecule, देखिए तो ये बेसिक बात है यहाँ पे एक। तो उसके बाद देखो और भी बहुत सारे हमें ड्रॉबैक्स मिले, वीबीटी के हमें और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स मिले। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे आइए समझते हैं। देखिए वीबीटी ने जो कहा वो हमें सही नहीं मिला, तो इसका मतलब है ड्रॉबैक्स, ठीक है ना। तो क्या क्या ड्रॉबैक रहे हैं, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक रहे, ये बात हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए अगर आप बात करेंगे सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था, अगर मैं आपसे बात करता हूं O2 मॉलिक्यूल की, अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल की, तो इसके मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होना चाहिए। देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर होता है अगर किसी कंपाउंड, है ना, अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल, अगर कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यूपी का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यूपी का मतलब क्या होता है, चलो इसको मैं लिख ही देता हूं पूरा एक बार, तो उसके बाद आगे से यूपी यूज करेंगे। अगर किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंपाउंड कैसा होते हैं भाई, वो कंपाउंड कैसे होते हैं, वो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, वो कंपाउंड आपका पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, चाहे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद अगर किसी कंपाउंड के पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम डायामैग्नेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड का जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है दैट इज डायामैग्नेटिक। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक बात है। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट, आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछता हूं सिंपल सा, O2 डायामैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा। गुड इवनिंग इम्तियाज, तो इम्तियाज का नाम कट गया, मनीष का कट गया, पूर्णिमा रह गई है बस। पूर्णिमा अगर आप क्लास में तो आप भी हाय हेलो गुड इवनिंग कुछ तो बोलिए, तो ताकि मुझे भी पता लग जाए, ठीक है ना। तो अब अगर वीबीटी के हेल्प से चले, वीबीटी ने हमें क्या बताया कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी फॉर लेट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, एंड 2 की यहाँ पे शेयरिंग होगी, है ना। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। बट रियलिटी में ये डायामैग्नेटिक नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हुआ। रियलिटी में दिस इज पैरामैग्नेटिक। रियलिटी में जब हमने देखा इसका तो रियलिटी में हमें पता लगा कि ये तो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। वीबीटी O2 को बता रही है डायामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखे, हमने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, तो हमें पता लगा भाई O2 तो पैरामैग्नेटिक है। अब इसको कहीं न कैसे एक्सप्लेन करना था, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको बिल्कुल अच्छे से समझा देगी कि why O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो सबसे पहले ड्रॉबैक ये थी कि इसने सभी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई VBT। तो अकॉर्डिंग टू VBT, oxygen should be diamagnetic in nature because no unpaired electron, but experimentally it is paramagnetic in nature, contains unpaired electron। और आगे जाके तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस MOT में ही बताऊंगा कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। O2 जो होता है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो मे भी आपको जो है बिल्कुल ये कहानी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। पहला ड्रॉबैक क्या था। सेकंड जो ड्रॉबैक था, VBT ने ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। तो यहां पे पहली बात तो ये थी, जो मैं वर्डिंग कम लिखवाता हूं भाई, समझा जरूर रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। उसके बाद VBT की अगर आप बात करोगे, VBT ये बात एक्सप्लेन नहीं करती। VBT could not explain fractional bond order। VBT ने कोई फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बताया, है ना। VBT ने फ्रैक्शनल BO का मतलब है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। VBT इस बात को नहीं बताती है, VBT इस बात को नहीं मानती कि कोई फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है। देखो VBT ने क्या बताया, एग्जांपल के तौर पे देखो, VBT ने यह बताया भाई जो H2 है ना, वहां पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये है। लेकिन भाई VBT ने ऐसा कुछ बोला कि भाई फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी हो सकता है ना, नहीं बोला उन्होंने कुछ ऐसा, है ना। जैसे O2 का उन्होंने बोला कि भाई ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में तो डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिनका फ्रैक्शनल या फिर 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है, जिनका फ्रैक्शनल। जैसे अगर आप H2 पॉजिटिव कर दोगे ना, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 0.5। ये सारे मैं निकाल के भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे निकलते हैं ये बॉन्ड ऑर्डर। अभी के लिए तो ये देख लो, अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल नेचर का होता है। तो ये बात भी VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तीसरा पॉइंट क्या था, देखिए VBT ने किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला कि भाई कोई मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा। जैसे O2 स्टेबल है या नहीं है, ऐसा चलो O2 तो बना ही दिया तो स्टेबल ही होगा। जैसे उसने BE2 के बारे में कोई खास बात नहीं बोली कि BE2 बनेगा या नहीं बनेगा। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। VBT ने क्या किया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो भाई MOT स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। एंड साथ में VBT की एक और बड़ी ड्रॉबैक ये भी रही थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, है ना, बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग को भी कुडंट एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि आपका VBT के थे। तो इन्हीं ड्रॉबैक्स को, लगभग हर एक ड्रॉबैक को दूर किया MOT को। और भाई मैं आज भी MSc वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूं, तो जो स्टैंडर्ड बुक होती है, फॉरेन राइटर्स की जो बुक होती है, वहां पे MO डायग्राम हर चैप्टर में मुझे कम से कम मिल जाते हैं, इतने सारे MO डायग्राम होते हैं। और यहां तो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। जब आप हायर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो पूरे बड़े बड़े कंपाउंड, जैसे बेंजीन का भी MO डायग्राम बना सकते हो। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का भी MO डायग्राम बना सकते हो, LFT होती है वो, है ना। हेलो सर, गुड इवनिंग, कुछ काम आया था इसलिए लेट हो गई क्लास में। ओके भाई, ओके, यानी कि सारे बच्चे आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा यार आप कोशिश करें कि प्लीज रेगुलरिटी बनाए रखें अपना, है ना। देखो मेरा मतलब इसमें कोई फायदा नहीं है, अगर आप आओगे तो 2-4 क्वेश्चन फालतू पूछोगे तो मुझे तो परेशानी होगी उस चीज से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपके फायदे की चीज है। कोई भी बच्चा, आप इसको सीरियसली लें क्लास को, ठीक है ना, और बिल्कुल रेगुलर अच्छे से पढ़े,
ऐसा नहीं है कि भाई क्लास चल रही है आप कुछ और ही कर रहे हैं ना, देखो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑनलाइन कोर्स जो होता है उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है जो मेहनत करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। बस जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनसे बढ़िया ऑनलाइन कोर्स के अलावा कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो चलिए भाई कोई बात नहीं, आप बहुत ही समझदार हैं, आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे चीजों को। अब मैं आता हूं भाई मेन पॉइंट्स या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ MOT। ठीक है, तो हम बात करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ MOT। तो MOT के भी बहुत जबरदस्त पॉइंट्स है भाई, वो हमें समझना है। तो MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि कोई भी जब थ्योरी होती है तो उसके कुछ न कुछ पॉइंट्स साइंटिस्ट रखता है ना कि यार मैंने देखो ये जो थ्योरी बनाई है मैंने इस बेसिस पे बनाई है, तो मेरी ये खास खास बातें ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है MOT को समझने के लिए वो ये है, as electron is present in atomic orbital in an atom, in similar way it is present in the molecular orbital in a molecule। देखिए जैसे मान लो जैसे आपका कोई एक एटम है, सोडियम है, तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। अगर कोई एक एटम होता है तो वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो ये बता रहे हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे अच्छा नहीं भाई वीडियो चल रही है मेरे यहां से, तो आर्यन मेरे यहां से वीडियो चल रही है भाई, बाकी को प्रॉब्लम है क्या भाई वीडियो में? नहीं, मेरे यहां से वीडियो चल रही है सही। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, जैसे ऐसे नहीं भरते हम, देखो आपने ऐसे देखा होगा कि सर ये 2s है, 2s के अंदर तो हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया फिर दूसरा भर दिया, तो ये जो था ना ये एटॉमिक ऑर्बिटल था 2s का, और उसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो ये कह रहे हैं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो वैसे ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होते हैं, है ना। हमारे पास क्या होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होते हैं, और उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते क्या है, कैसे हैं, तो दिस इज इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से ही होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल ही जुड़ के मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी, तो पहला पॉइंट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे मैं लिखवा भी देता हूं। एज इलेक्ट्रॉन यहां पे थोड़ा सा इसको, एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। आगे से मैं भाई एटॉमिक ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में AO से लिखूंगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है ना, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वैसे ही आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर भी इन एटम इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे it is present in the molecular orbital, present in the molecular orbital। ठीक है ना, MO का मतलब क्या, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो क्या सभी को ये पहला पॉइंट समझ में आ गया भाई? देखो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था MOT बहुत सारे बच्चों को बोर करती है, बोरियत लगेगी, लेकिन यार समझोगे ना, बहुत मैं कह रहा हूं जो जितनी मुश्किल लगती है ना और बच्चों को, उसको उतना आसानी से भी समझा जा सकता है, बट समझाने का भी तरीका होता है। तो मैं मेरी पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा कि MOT का थ्योरेटिकल पोर्शन, देखिए मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन तो मैं गलत होने ही नहीं दूंगा, अगर थ्योरी नहीं आएगी तो भी नहीं गलत होने दूंगा, लेकिन जो बच्चा थ्योरी को सीख लेगा ना वो जे एडवांस लेवल क्रॉस कर जाएगा, वो जे एडवांस तक पहुंच जाएगा कि सर मैं जे एडवांस तक पहुंच गया। ठीक है, तो सब बच्चों को नहीं समझ में आएगी, आप साथ में थोड़ा सा मुझे कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, ताकि हम काफी अच्छे से इस चीज को मैं समझा पाऊं। तो पहला पॉइंट देखो मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, तो इस चीज से आपको समझ में आ गई होगी बात, बहुत ही बढ़िया। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका, एटॉमिक ऑर्बिटल नेम्ड एज SPD वाइल, देखिए यहां पे खास बात है, यहां पे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को हम बोलते हैं S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल एटसेट्रा, इनको हम ऐसा नाम देते हैं। ठीक है ना, ये नेम हो गए। बट वहीं पे जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से एंड पाई से। ज्यादातर केसेस में आपको क्या दिखेगा, सिग्मा या पाई। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ये है ना,
तो ये हम मोलिकुलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन सिग्मा या पाई से होता है, या और भी आप इसे सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार भी बोल सकते हैं, सिग्मा स्टार या फिर पाई स्टार भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से मोलिकुलर ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या पढ़ाया था, जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे इंटरमिक्सिंग के लिए, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। पढ़ाया था ना, सभी को याद भी होगा। वहीं पे अगर आप बात करोगे, यहां पे तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, कंबाइन इज number of molecular orbital formed is equal to number of atomic orbital combined, number of atomic orbital combined, है ना। ये बात समझिए भाई, जितने मान लो अगर आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए ना अलग अलग, तो अगर आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए तो वहां पे आपको 2 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल भी मिलेंगे। सर स्टार वाला आज तक कभी समझ में नहीं आया। अरे गारंटी लेता हूं आज की क्लास में आप ये कहोगे सर मतलब इससे बढ़िया एमओटी हमने समझी नहीं आज तक, ठीक है। तो मैं मेरे पूरे एफर्ट्स लगाऊंगा, उससे बढ़िया आपको मेरी ट्रिक लगेगी हालांकि, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं कंसेप्ट भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में भी कोई किसी को भी है ना लगे कि सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, आप बेझिझक बोलना कि सर नहीं समझ में आया, ये क्या है, ये नहीं समझ में आया। एक एक को मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आप कंबाइन करवाओगे उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। अगर 2 का कॉम्बिनेशन करवाओगे तो 2 और 2 लिया आपने, यहां पे भी 2 लिए, यहां पे भी 2 लिए, तो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब कहोगे सर देखो ये क्या चीज है, हमें तो नहीं समझ में आ रही सर बात। देखिए सिंपल सी बात ये है, यहां पे अगर बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या, एक हमारे पास कोई एटम है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, देखो ना, मैं पूरी पहले कहानी समझाता हूँ कि ये कहानी क्या है, उसके बाद शायद क्या पता आप पॉइंट को रिलेट कर पाए। एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके पास हमें पता है कि उसके 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, तो इसका मतलब, और दूसरा एक और हाइड्रोजन का, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है ना, वीबीटी ने तो क्या बता दिया, ये शेयरिंग कर लेंगे, काम खत्म ना। अब देखना H2 को एक्सप्लेन करते हैं कि H2 कैसे बनता है। यहां पे भी 1s और यहां पे भी 1s है, तो मैंने क्या लिया, 2, क्या यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये 1s है, 2 अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरे पास। तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं कि 1s है और इसको मैं यहां पे दिखा दूं कि 1s है, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन करवा लिया। अभी उसका नाम मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में कि वो कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये जो होता है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा था, देखो सबसे पहला पॉइंट यही कह रहा था, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ऐसे मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, 2 अलग अलग। इन्होंने पता नहीं क्या किया, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या किया। इनसे 2 डब्बे और निकल आए। देखो अगर आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे तो 2 डब्बे निकलेंगे, है ना। वो क्या किया वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मान लेते भाई इनसे 2 डब्बे और निकले, एक डब्बा थोड़ा सा ऊपर था, मतलब एनर्जी ज्यादा थी उसकी, ये ना ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना एनर्जी की टर्म में। तो एक डब्बा ऊपर की तरफ बना इससे और एक डब्बा नीचे की तरफ बना, एक डब्बा नीचे की तरफ बना यहां इससे, ठीक है। इस नीचे वाले डब्बे को देखो, इस नीचे वाले डब्बे को नाम दिया गया सिग्मा 1s, ठीक है, और इस ऊपर वाले डब्बे को नाम दिया गया सिग्मा स्टार 1s। सर पहले तो आप मुझे यह बात बताओ कि इस नीचे वाले को सिग्मा 1s क्यों नाम दिया गया, सिग्मा की क्या जरूरत पड़ गई थी। भाई आप सभी को एक बात पता है कि S के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग को तो मैंने सिग्मा बॉन्ड से ही दिखाया था, तो यही रीजन है और कोई खास रीजन नहीं है। तो सिग्मा 1s क्यों लिखा सर, क्योंकि भाई ये 1s से बना है इसलिए। अच्छा सर आपने 2 डब्बे क्यों बनाए, एक ये ऊपर क्यों बनाया आपने, ये एक यहां पे बीच में क्यों नहीं बनाए। यहां पे देखिए बात क्या है ना, एक की एनर्जी कम, दोनों की एनर्जी यहां पे थी सेम लेवल पे, एक की एनर्जी कम होगी एक की एनर्जी ऊपर। जितने ये जो 2 डब्बे बने ना रेड वाले, इन्हीं डब्बों को बोलते हैं MO, इन्हीं डब्बों को बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल। कैसे बनते हैं उसके एंड उस पे तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे कि कैसे बनते हैं, लेकिन अभी समझो, ठीक है ना।
इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो पहला पॉइंट देखो यही कह रहा था, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जैसे कि देखो ये एमओ डायग्राम, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था ना, तो इसके अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। तो पहला पॉइंट तो यही कह रहा था ना, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं, और जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं ना वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन आते हैं। समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है। उसके बाद देखो एटॉमिक ऑर्बिटल को sp-d-f से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल थ्योरी का पॉइंट है। इसमें कहोगे सर क्यों सिग्मा ही क्यों, है ना, डेल्टा क्यों नहीं कहते? भाई थ्योरी है, साइंटिस्ट ने अपनी बातें रखी हैं तो उसको मानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, भाई जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। यहाँ पे आपने एक 1s का लिया था एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी 1s का लिया था, तो 2 1s के एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, तो यहाँ पे 2 ही आपको क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। तो तीनों पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे शायद। अब फोर्थ पॉइंट है, अरे सर ये बन कैसे गए, इसके पीछे कोई थ्योरी है क्या? कोई अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ये कि एटॉमिक से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन गए? है इसके पीछे? यस। तो यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय एल, देखो LaCO। जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना इनके पीछे भी एक कंसेप्ट होता है, उसका नाम है LaCO। ये LaCO की फुल फॉर्म क्या होती है सर? ना सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, बस आगे पीछे LCAO आएगा ना, LCAO ये है जी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट मैंने आपको थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि ये क्या कहानी होती है। तो हम एमओ डायग्राम मेन पॉइंट्स पढ़ रहे थे, तो 4 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5th पॉइंट क्या कहता है? तो यहां पे देखिए व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस, है ना, कंबाइन 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। देखिए जब आप 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को लिख लो इसको थ्योरेटिकल वर्जन में, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और वो जो बने उनका क्या क्या नाम, कोई नामकरण तो करेंगे उनका, 2 नई चीजें आई हैं तो उनका नाम तो करेंगे। बिल्कुल किया जी हमने। तो हमने बोला हमने बोला पहले वाले को जो बोला हमने वो बेसिकली क्या बोला जी, उसको BMO इसको बोला गया है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हमने बोला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे तो उससे 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 3 लोगे तो 3 ही बनेंगे, मतलब जितने लोगे उतने ही बनेंगे। पहले होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMOs बोलेंगे इनको। एंड सेकंड होते हैं आपका ABMO, इन्हें बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहले टाइप के होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दूसरे टाइप के होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब बॉन्डिंग बनेंगे, कब एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, उसको तो एक्सप्लेन करेंगे हम, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक बार थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं ये समझते जाओ, मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। अब यहां पे देखिए जो BMOs होते हैं ना, BMO बोले तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। BMOs have less energy। तो जो BMOs की बात अगर हम करें तो उनकी जो एनर्जी है वो लेस होती है। BMOs की अगर आप बात करोगे तो उनकी जो एनर्जी है वो लेस होती है। क्यों होती है? सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक बात को एक्सप्लेन कहानी के साथ। इनकी लेस एनर्जी होती है एंड जिसकी एनर्जी कम होती है ना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।
जिस दिन मैंने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था पहली बात यही तो की थी कि मॉलिक्यूल्स बनते ही क्यों हैं, कंपाउंड बनते ही क्यों हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी का लॉस करना चाहते हैं, है ना। तो जिनकी लेस एनर्जी है इसका मतलब पक्का ही वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो यहां पे आप लिखिए एंड मोर स्टेबिलिटी, एंड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना, मोर स्टेबिलिटी देन किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वाइल अगर वहीं पे बात करोगे वाइल एबीएमओज, एबीएमओज जो होते हैं, हाउ एबीएमओज हैज या हाउ जो भी, भाई ये इंग्लिश मुझे आती नहीं, हाउ ही लिख देता हूं मैं तो, हाउ है ना, हाउ लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी एंड मोर एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी एंड मोर एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी एंड मोर एनर्जी। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ गई है? देखो तो यहाँ पे क्या होती है, ज्यादा एनर्जी एटॉमिक, और देखो मैंने ये 2 डब्बे बनाए थे ना, मैंने 2 डब्बे बनाए थे, मैंने कहा था भाई एक को मैं नीचे बना रहा हूं, देखो इनकी एनर्जी यहां पे थी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो एक हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और एक ऐसा ऑर्बिटल बना जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बना, ये रहा, इसको हमने नाम दे दिया नीचे वाले को, है तो ये एमओ, इसको हमने नाम दे दिया बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हमने नाम दे दिया एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये बात हमने पढ़ ली है भाई, ये बात हमने पढ़ ली है। इतने पॉइंट्स में तो किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, 6 के 6 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। 7वां पॉइंट और देख लो भाई, 7वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का आइडिया अगर होगा तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अगर इसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आइडिया होगा तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन मोलिकुलर ऑर्बिटल इन एमओज, electrons are filled in MOs according to MOs according to above। देखिए अब ये कहोगे सर ये कहां से आ गया अपबाउ, है ना, नाम ही थोड़ा सा डरावना लग रहा है और आपकी तो स्पेलिंग भी गलत है, NBOB बनते हैं क्या? यस बिल्कुल सपना, बिल्कुल सपना, जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए हालांकि मैंने लिखवाया नहीं है, वो थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सच है भाई। यहाँ पे देखिए जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ना, 2 तो आपने पढ़ लिए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल और एक मोलिकुलर ऑर्बिटल, इनके अलावा यहां पे एक टाइप के और ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज नोन एज NBO, है ना। एन ये क्या होते हैं जी, देखो इसके अलावा आप यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट लिखना चाहें, बिल्कुल बहुत बढ़िया किया, सपना ने याद दिला दिया, नहीं तो बाद में आता। एक और यहाँ पे हो सकता है भाई थर्ड टाइप का, उसे हम बोलते हैं बेसिकली नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसे क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग, लिखो बिल्कुल भाई इस पॉइंट को भी, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल NBMO, है ना। इसको क्या लिखा जाएगा आपका? NBMO। नॉन बॉन्डिंग वाले भी होते हैं भाई, नॉन बॉन्डिंग वाले भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सपना ने बहुत ही बढ़िया कहा ये, ठीक है, याद आ गया मुझे भी, नहीं तो मैं अपने फ्लो में चल रहा था। ठीक है भाई, तो अच्छा कहाँ पे पहुंच गए थे आप, किस पॉइंट पे पहुंच गए थे? हाँ तो यहाँ पे हम पहुंच गए थे, मैं आपको बता रहा था, सॉरी मैं आपको यहां पे बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन आपको जो मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन भरोगे वो आपको इस तरीके से भरने की वो अबाउ प्रिंसिपल को भी फॉलो करें। पोलिंग, है ना, एक पोलिंग नाम के हैं साइंटिस्ट थे, तो ये 3 रूल होते हैं, पोलिंग एंड हुंड्स रूल, इन तीनों को वो ओबे करे, इन तीनों का वो वोलेशन ना करे, ठीक है। हुंड्स रूल इन द सिमिलर वे, ना, हुंड्स रूल इन द सिमिलर वे, in the similar way, ठीक है, वे इलेक्ट्रॉन आर filled in molecular orbital, filled in the molecular orbital by following all the above rule, by following all the rule, सारे रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। देयर इज नो N+L रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। देखिए इस पॉइंट को भी समझिएगा, और ये तीनों मैं रूल थोड़े थोड़े से आपको आइडिया दे दूंगा कि क्या जो हमारे काम का होगा यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई N+L रूल नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो, इसको भी लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो
N+L रूल मैंने एक दिन बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने N+L के रूल के बारे में बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही थी। तो देयर इज नो N+L रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन there is no N+L rule and electronic configuration is always determined by experimentally, always determined by experimentally। देखिए यहां पे भी है ना, हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहां पे भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बट वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N+L रूल से नहीं लिखेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे, या जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से लिखेंगे। सर ये अबाउ प्रिंसिपल, पोलिंग एंड हुन्स रूल क्या कहते हैं? देखिए हुन्स रूल या ये जो तीनों रूल ये कहते हैं भाई, देखो आसान, जब बिल्कुल आसानी सी भाषा में बताऊंगा। सबसे पहला तो रूल मान लो कि भाई आपका ये है कि पहले आपको कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहला रूल अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो ये बॉन्डिंग था, इसकी एनर्जी कम थी, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये बात। उसके बाद हुन्स रूल क्या कहता है भाई, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद आप मतलब जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है, हुन्स कहता है या पोलिंग कहता है, इन दोनों में से कहता है, वो क्या कहता है कि भाई आपने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे वो ये एक्सप्लेन करता है भाई, मान लो ये 3 सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है, तो ऐसा नहीं कि पहले आप यहाँ पे 2 भर दोगे ना, ये गलत हो जाएगा। तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे 1 भरा, फिर आपने यहाँ पे 1 भरा, ठीक है, ये रहा। तो दूसरा रूल ये कहता है कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल के अंदर, उसके बाद आप पेयरिंग करना स्टार्ट करोगे। ऐसे नहीं कि आप एकदम से पेयरिंग करवा देंगे। सभी को समझ में आ गया? तीसरा जो रूल कहता है भाई वो ये कहता है कि आप एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन ना भरें। तीसरा क्या कहता है कि आप एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन ना भरें, वो भी अनस्टेबल होगा, आपको अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरने। तो ये 3 रूल ये बात कहते हैं। बड़ी आसान सी बात है, मैंने आपको समझा दी है। होप कि आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो सर, ये आपके सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब आप ना एक चीज समझा दो कि ये LCAO क्या होता है, जो आपने नाम लिखा है ना, ये क्या होता है, ये कहां से आया है? देखिए इस टॉपिक का काफी ज्यादा लिंक होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना, जिसे हम जो है मॉडर्न मॉडल भी बोलते हैं एटम का, ठीक है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं यहाँ पे LCAO की, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। ये क्या होता है जी, और कहां से ये इसकी एक्सप्लेनेशन आई है, उसकी बात हम करेंगे। देखिए भाई आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा एटम के लिए, आपने बोहर का मॉडल पढ़ा होगा एटम के लिए, और उसके बाद आता है अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो वो भी शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उस मॉडल की बात करें, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बड़ा यूज होता है। तो देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कहता है कि भाई मान लो हमारे पास 2 AO है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनके नाम है A एंड B। तो हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है A एंड B। तो खास बात क्या होती है भाई, जो कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसका एक वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन, जिसे हम साई से डिनोट करते हैं। ये भाई आपका देखो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का पार्ट है। तो अभी के लिए अगर आपको ना समझ में ना ये क्या है, लेकिन कोशिश करना थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होंगे, वेव फंक्शन होते हैं इनके अलग अलग। तो ये एक साई जो लिखा ना, साई ए, इसका मतलब है ये कि वेव फंक्शन ऑफ ए। देखिए जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है वो ये कहता है कि जो एटम होता है ना उसके अंदर वेव नेचर भी होता है। अगर कोई वेव जाएगी, कोई वेव आ रही है, तो उसके अंदर वेव फंक्शन तो होगा, है ना। तो उसी को बोला है कि वेव फंक्शन ऑफ ए। एंड दूसरा जो है हमारे पास दूसरे का भी होगा वेव फंक्शन। तो ये 2 हमारे पास क्या होते हैं, साई ए एंड साई बी, दीज आर द वेव, ये क्या हो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके वेव फंक्शन होते हैं। तो ये बेसिकली जो ये वेव फंक्शन होते हैं ना, ये 2 यही कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ये 2 वेव्स आके आपस में जुड़ती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए जब भी ये दोनों वेव फंक्शन जुड़ेंगे तो यहाँ पे MO की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हमें वेव फंक्शन मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब ये 2 तरीके का होगा कि भाई आपका ऐसा हो सकता है कि वेव फंक्शन आप यहाँ पे प्लस कर दें, है ना, दोनों वेव फंक्शन को आप जोड़ भी सकते हैं एंड आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फिनोमिने होने हैं यहाँ पे। पहला होना BMOs,
पहला क्या होगा, जब भी ये दोनों ऐड होंगे भाई, ऐड होंगे तो यहां पे बनते BMO, ये किसका वेव फंक्शन आ गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन आ गया। और ये कब मिलेगा, जब आपका साई ए प्लस में साई बी का एडिशन आप करवा रहे होंगे। तो इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर याद करो जब मैंने ओवरलैपिंग पढ़ा रहा था ना, मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया था कि भाई जो ये वेव फंक्शन होते हैं ना, इनके सिंबल सेम होने चाहिए। मतलब इनका जो साइन होगा ना, वेव फंक्शन का साइन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तभी जाके कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी, तभी जाके बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, वरना नहीं होगी। सेम बात वो यहां पे भी अप्लाई हो रही है, सेम बात वो यहां पे भी अप्लाई हो रही है। सेकंड, यहां पे अगर आप नीचे जाओगे तो ये साई ABMO बनेगा। ये कब बनेगा, जब भाई यहां पे आपका ये दोनों नेगेटिव आप दिखा सकते हैं बेसिकली। और नेगेटिव का भी इतना ज्यादा रोल नहीं होगा, अभी लिखने में आ रहा है, थोड़ा सा भी एक्सप्लेन लूंगा। इसको हम डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसको हम डिस्ट्रक्टिव करते हैं। ठीक है, अब आइए कि अब पहले हम समझते हैं BMO। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या भाई, पहले आप कमेंट करके बता दो मुझे। अगर इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो इससे आगे ना बढ़े। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें ये साई वाई कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं तो बता दो कि यस या नो। अभी थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे इस बात को। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बोलो भाई जल्दी से, पहले बताओ कि आपको ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। किसी को इस स्लाइड में कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, दिक्कत हो जाएगी आपको, तो आप फटाफट से पूछ लें। नेक्स्ट जो कहानी बेसिकली होती है वो हम बात करते हैं भाई BMOs की बात करते हैं। ठीक है, ओके, आरजू को नो डाउट, अमन को नो डाउट, प्लीज रिपीट करना, सपना कैरी रिपीट करना। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जिस भी कहानी से वो बनते हैं ना, जिस मिक्सचर से वो बनते हैं, उस मिक्सचर का नाम है LCAO। LCAO क्या कहता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो उनके दो वेव फंक्शन होंगे। ये दोनों वेव फंक्शन आपस में कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं, अगर वहां पे वो डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो वहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। आ रही है बात समझ में। इसके बाद हम चलते हैं BMOs के ऊपर। BMOs के कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे BMO बने होंगे, बिल्कुल और डिटेल में घुसते हैं, और डिटेल में घुसते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। पहला जो पॉइंट है, इट इज फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल दो चाहे आप, इससे ओवरलैपिंग से भी अच्छा वर्ड है यहाँ पे इंटरफेरेंस। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इनकी फॉर्मेशन होती है। ये कंस्ट्रक्टिव भी क्या होता है इसको देख लेंगे। दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि इनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है, कम एनर्जी के होते हैं, बट मोर स्टेबल, है ना, बट मोर स्टेबल। ये बात तो हम पहले भी पॉइंट पढ़ चुके हैं, बट मोर स्टेबल। तीसरा पॉइंट जो बच्चा समझेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई ड्यू टू द स्टेबिलिटी इंक्रीज। अरे साला आप ये बात कह रहे हो कि स्टेबल होते हैं, ये स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल से उनसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। कोई प्रूफ है आपके पास? यस। देखिए होता क्या है यहाँ पे, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन, इट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन, it increase electron density in the region between the two nuclei, अभी इसको मैं ग्राफ इमेजेस के हेल्प से समझाऊंगा। between the two nuclei due to which है ना, which stability increases। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये दो न्यूक्लियस है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से उनके अंदर रिपल्सन कम होगी, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भाई यहाँ पे आपका, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMOs लीड्स टू द अट्रैक्शन। ठीक है, अगर भाई आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन BMOs, अगर आपका इलेक्ट्रॉन BMOs के अंदर प्रेजेंट है, लीड्स टू अट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई, वो रिपल्सन नहीं करते, अट्रैक्शन करते हैं। अगर अट्रैक्शन करेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट नोड, ये क्या होता है जी,
है ना। ये क्या बवाल आपने नाम दिया नोड, है ना। किसी ने पहले कभी सुना भाई नोड सुना हो या नोडल प्लेन सुना हो? किसी बच्चे ने पहले कभी नोड या नोडल प्लेन सुना हो तो एक बार बता दे मुझे फटाफट से ना, काफी इंपॉर्टेंट। इट में और में नॉट प्रेजेंट नोड्स, इट में और में नॉट प्रेजेंट नोड्स। देखिए इसके अंदर नोड्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं होंगे जी, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि होंगे जी, हो भी सकते और नहीं भी। सर व्हाट इज द नोड? देखिए ये बेसिकली क्या होता है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये बात बोलता है, जैसे ऑर्बिटल की डेफिनेशन पता है आपको क्या होती है? मेरा फोन बंद हो गया है भाई, मुझे अब यहाँ पे चलानी पड़ेगी वीडियो और यहाँ पे चल जाएगी, नहीं चलेगी, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मेरा एक मोबाइल बंद हो गया है। व्हाट इज द नोड? अगर आपको पता है कि ये नोड क्या होते हैं तो एक बार मुझे बताएं। एक मिनट का समय दे दीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं चीज़ों को। सुना ये सब। देखिए नोड क्या होता है? नोड देखिए पहले तो ऑर्बिटल को समझोगे तो नोड को समझना बड़ा आसान होता है। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल जो भी आप बोलना चाहें। तो देखिए ये क्या होता है? थ्री डायमेंशनल स्पेस ना, द स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऐसा स्पेस, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा स्पेस, थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, उस स्पेस को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एक थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है। अगर वहां उस स्पेस में से कहीं पे भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पूरे स्पेस में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो हो, उस पॉइंट को या उस प्लेन को नोड या नोडल पॉइंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, अगर वहां पे हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर जगह को हम नोड बोलते हैं, नोडल पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसके अंदर नोड हो भी सकते हैं और नोड नहीं भी हो सकते। कब होंगे कब नहीं होंगे उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको समझिएगा भाई। नेक्स्ट जो मैं बना रहा हूं दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझा देता हूं, ठीक है। और भाई किस किस को ये समझ में आ रहा है सही बताना मुझे, किसको लग रहा है सर ये बातें छोड़ो और सीधा ट्रिक बताओ, हमारे सब ऊपर से जा रहा है। देखो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो मेरे से तो कितना ही डिटेल में पढ़ लेना, लेकिन वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप जैसा बोलोगे मैं तो वैसा पढ़ा दूंगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि सर मेरे तो ऊपर से जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई फिर मैं कुछ अलग रास्ता अपना लेता हूँ। और बाकी मैंने बोल ही दिया है कि मेरी ट्रिक आएगी तो सब कुछ सोल्व ही हो जाएगा, फिर तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये कोई वेव है तो इसका कोई ना कोई वेव फंक्शन तो पर्टिकुलर रहा होगा। ये सर क्लियर है? ओके। तो ये यहाँ पे देखिए, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इतने को ये हो गया जी वेव फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। और ये दूसरा हो गया वेव फंक्शन ऑफ बी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दो वेव फंक्शन का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहां से क्या बनेगा, मैंने आपको बताया है, यहां से क्या बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। ये एक वेव थी और ये एक वेव थी, जब ये दोनों वेव मिलेंगी ना और यहां से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सभी को, बहुत ही बेहतरीन भाई, अच्छी बात है, समझ जाओगे। तो ये चीजें नॉर्मल नहीं है भाई, और टीचर मैंने देखा अवॉइड करते हैं इसको समझाना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टीचर होते मेरे को ट्रिक पता इतनी जबरदस्त, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो मैं ट्रिक बता के अपना काम करता जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार डिटेल में आपको समझ में आए चीजें, है ना। तो इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको समझने की, है ना, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको समझने की। देखो
यहाँ पे हाइट इतनी थी, यहाँ पे हाइट इतनी थी। अगर यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो इसकी हाइट ज्यादा होगी। इस हाइट का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, है ना। ये सारे जो है ना, ये ग्राफ्स जो हैं ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से निकले हैं। ये सारे जो ग्राफ है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से निकले हैं, ठीक है। तो भाई जब भी आप यहाँ पे देखिए, आपने सुना होगा, आपने सॉरी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। देखिए सबसे पहले क्या था आपका साई, ये जो था बेसिकली BMO था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये कैसे बना था भाई आपका, शायद मनीष को तो नहीं समझ में आ रहा भाई, मनीष के कमेंट नहीं आए मेरे पास। तो साई A प्लस में साई B, तो ये 2 थे, है ना, ये रहा। लेकिन अगर इसी का मैं स्क्वायर कर दूं ना, इसका स्क्वायर देखना, और इसके स्क्वायर को ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देता हूं, देखिए अकेले वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, साइज स्क्वायर। तो ये भी क्या बन जाएगा भाई, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है। तो इसका जब करते हो तो A प्लस B, इन सभी का तो आपको फॉर्मूला पता ही होता है। तो साई A का स्क्वायर प्लस में साई B का स्क्वायर प्लस में 2 साई A प्लस साई B। तो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको, ये देखो ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। सर ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फिजिक्स में भी है। यस बिल्कुल बिल्कुल है, ये ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं ना। ऑप्टिक्स में भी तो फिर वेव का खेल है ना, वो ऑप्टिक्स में भी जो खेल होता है वो वेव का ही होता है। तो ये भी वेव है बेसिकली, है ना। ये मान के चलते हैं हम कि एटम भी एक वेव ही होती है बेसिकली। समझ में आ रही ना बात, वही वाली, उससे कनेक्ट कर लो इसको, बेसिक आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। ये समझ में आता है। ये देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ गई? बोलिए भाई, बोलिए फटाफट से। तो यहाँ पे एक और ग्राफ एक्सप्लेन किया जा सकता है इसी को समझाने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई है ना इंक्रीज, तो ये किसकी वजह से हुई है, इसकी वजह से, वे ऑप्टिक्स। अच्छा जो भी है, मतलब आपका मतलब होता है कुछ ऐसा, क्योंकि मैं भी तो भाई पढ़ा हुआ है, फिजिक्स तो मैंने भी पढ़ी होगी, समझ तो नहीं आती थी लेकिन पढ़ी तो है, ठीक है ना। तो वहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ये रहा जी एक और ग्राफ, मैं आपको समझा देता हूँ इसका, और बाकी कहोगे तो कल इमेजेस ले आऊंगा मैं, बढ़िया जबरदस्त वाली, है ना, जबरदस्त वाली इमेजेस ले आऊंगा मैं। तो यहाँ पे यह साई वेव फंक्शन है एंड वर्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वर्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, वर्सेस आर बोल दो आप, आर वगैरह कुछ होता है यहाँ पे, तो उसके बीच का ये ग्राफ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ये ग्राफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाए जाते हैं भाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, स्पेशली जेई एडवांस वाले बच्चों को, है ना। जेई वालों के भी नहीं पढ़ाते हैं इतना ज्यादा, लेकिन जेई एडवांस वालों को जरूर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि हमें उनके ये कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो ये जब आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके के ये ग्राफ होते हैं, इस तरीके के ये ग्राफ होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप देखोगे, देखिए ये जो ब्लू वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज फॉर साई ए, ये साई ए के लिए है। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये साई बी के लिए है। और ये जो रीजन दिख रहा है ना इन दोनों में, देखो ये जो रीजन, यही रीजन है। इस रीजन की वजह से ही आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसी रीजन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है, इसी रीजन की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? देखो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं है। उसके बाद हम चल जाते हैं जी ABMOs के ऊपर। तो ABMO की क्या कहानी होती है उसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। उसकी कहानी क्या होती है, सबसे पहली बात तो है ना, ABMO को ऐसे लिखो आप पहले तो इसमें कि जो साई ABMO है इसको आप कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे साई A माइनस साई B से, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम यहाँ पे दिखाएंगे। और वहीं पे अगर आप इसका स्केयर करेंगे तो इसके स्केयर से अब एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर A माइनस बी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साई A का स्केयर प्लस में साई B का स्केयर एंड -2 साई A इंटू साई B आ जाता है। और इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। तो वही पॉइंट्स लिखो सबसे पहले। ये जो ABMO बनते हैं ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हैज मोर एनर्जी, है
है ना, मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबल, मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबल, एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबल कम होते हैं। तीसरी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज डिक्रीज्ड, इस क्या होती है, इस डिक्रीज करते हैं। क्यों, फॉर्मूले में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। एंड जो आपका फोर्थ पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं, बेसिकली वो यही है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एबीएमओ, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMOs लीड्स टू रिपल्सन, लीड्स टू रिपल्सन। एंड देखिए मैंने जब बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो वहां पे नोड हो भी सकते हैं और नोड नहीं भी हो सकते, बट फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इट ऑलवेज हैव नोड्स, है ना, ABMOs के अंदर इट ऑलवेज हैव नोड्स, तो यहाँ पे हमेशा आपको नोड्स मिलेंगे, है ना, इसके अंदर आपको हमेशा नोड्स मिलते हैं, ये बात आपको समझ लेनी है, यहाँ पे आपको हमेशा नोड्स मिलेंगे, ये बात आपको समझ लेनी है। देखिए ये ग्राफिकल पोर्शन को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये वाला ही ग्राफ यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसकी पूरे की यहाँ से, एंड कंट्रोल C, ना यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया, और देखते हैं वहाँ पे अगर पेस्ट होता तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तो यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते हैं, नहीं हुआ ना तो गड़बड़ होगी भाई कुछ, तो चलिए भाई नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। इसी के अंदर तो हो जाता भाई, नेक्स्ट पेज पे तो नहीं हो रहा है। चलो भाई नहीं हो रहा तो दोबारा ही बना लेते हैं। तो इसके ग्राफ्स बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे होंगे। इस बार जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी पहले से। तो यहाँ पे क्या था भाई, इसी प्रकार से ये आपका वेव फंक्शन था साई ए का, इसी प्रकार ये वेव फंक्शन था साई बी का, ठीक है ना। तो ये साई ए एंड प्लस में ये साई बी, ठीक है ना, साई बी। एंड जब आप इन दोनों देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है फिर भी, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, मतलब उसका अलग कहानी होती है, वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे तो ओवरऑल आपको क्या दिखेगा, चाहे वो पॉजिटिव साइन ही क्यों ना हो, लेकिन हमने नाम ले लिया, देखो तो पहले से भी कम हो गई है। यहाँ पे ये जो ग्राफ में पहले ज़्यादा थी, ये पहले से भी कम हो गई है। तो ये किस वजह से कम हुई होगी, साई ए माइनस साई बी, माइनस भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। मतलब मेन जो है ना, माइनस प्लस का नहीं होता, मेन होता जो वेव फंक्शन का साइन होता है उसका रोल होता है, मेन उसका रोल होता है जो वेव फंक्शन का साइन होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन भी दिखा सकते हैं इसी प्रकार। बाकी कल मैं लेके आता हूँ ये ग्राफ, अगर आप कहोगे ना, अगर आप कहोगे कि सर लेके आओ ये ग्राफ तो समझाओ सर ये, तो है ना, तो मैं ले आऊंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे और अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे। तो ये एमओटी का बेसिक था, वीबीटी के ड्रॉबैक्स पढ़ी, एमओटी के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े, एलसीएओ के बारे में पढ़ा, वेव फंक्शन नोड्स क्या होते हैं इनके बारे में जाना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना रियलिटी में होता है या साइंटिस्ट के अजम्पशन है, अजम्पशन है सब कुछ। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जब आप हायर केमिस्ट्री में जाओगे ना तो वहाँ पे देखिए चीज़ें तो हैं काफ़ी, देखो ये चीज़ें हैं जब तो देखो O2 जो है, O2 वो पैरामैग्नेटिक होता है, रियलिटी है वो, उसको कोई नहीं। हाँ अब एमओटी ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। देखो जब भी कोई चीज़ होती है तो हम देखो, आपने भी कई बार देखा होगा भाई, आप 10 क्वेश्चन को सोल्व करो और आपने देखा यार है ना, इस क्वेश्चन में तो ये ट्रिक लग गई, इस क्वेश्चन में भी ये ट्रिक लग गई, ये ट्रिक लग गई, ये ट्रिक लग गई, है ना। अरे भाई गौरव इंतजार करो, सबकी बारी आएगी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सबकी बारी आएगी, लेकिन टाइम। मैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पहले बॉन्ड एंगल पढ़ा देता, है ना, क्योंकि बॉन्ड पैरामीटर इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं, और बॉन्ड पैरामीटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर होता है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, और वो अगर आप एमओटी समझे बिना करते तो कर ही नहीं पाते। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं एमओटी पढ़ाता हूं, उसके बाद मैं बॉन्ड पैरामीटर पढ़ाता हूं, ठीक है ना गौरव। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो ऑर्डर वाइज पढ़ा रहा हूं, उसका इंतजार कीजिए आप, ठीक है। तो पूर्णिमा रियलिटी में ऐसा काफी चीजें हैं जुड़ी हुई है, जिसे आपने तो नाम नहीं सुना होगा, क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स, मतलब लेटेस्ट आप बोल सकते हैं उसको।
आप पढ़ते हो पहले वाली क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हो, लेकिन आज के टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स है, उसको देखोगे तो लगेगा यार ये क्या चीजें हैं, लेकिन हायर केमिस्ट्री हायर फिजिक्स की वो बातें हैं और काफी हद तक वो चीजें हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। फिर भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, अजम्पशंस भी बहुत सारी चीजें हैं, रियलिटी में भी बहुत सारी चीजें हैं, तो काफी चीजें हैं। आज के टाइम तो क्या होगा ना, पहले क्या था ना, हमारे पास ऐसे मशीन्स वगैरह नहीं होती थी। जैसे आप कहोगे सर क्या ये जो बोलते हैं ना मिथेन इथेन, क्या ऐसे बॉन्ड होते हैं कार्बन के और इसके? यस, इसके आज के टाइम एविडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स हमारे पास है, मशीनें हैं बहुत बड़ी बड़ी, है ना। जब आप एमएससी, अगर आपकी फैमिली में कोई करता होगा एमएससी या पीएचडी, उनको पता होता है वहाँ पे मशीनें रखी रहती हैं, तो काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं चीज़ें, काफ़ी बढ़िया हो चुकी हैं चीज़ें, और ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। तो अभी एमओटी खत्म नहीं हुई है, एक और एमओटी, एक और क्लास थ्योरेटिकल लेक्चर्स पे होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ये बात मैंने पहले ही कही थी, क्योंकि अगर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दो टॉपिक हो गए तो सारी ब्लॉक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक खत्म, ठीक है। तो फिर बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, फिर इन दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। आप साथ के साथ में जिन बच्चों के पास किट पहुंच गई है, जितना ही मैं टॉपिक करवाता जाऊं, वहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप अटेम्प्ट करते जाइए, उनको आप सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इस